अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा। टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज़ किडनी प्रॉब्लम्स एंड दियर क्योर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कौन कौन से किडनी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी स्टोन्स क्या हैं, उनके दो ट्रीटमेंट्स कौन से हैं, किडनी फेलियर क्या है, रीनल फेलियर क्या है और उसके दो ट्रीटमेंट्स कौन से हैं, जिनमें डायलिसिस है और ट्रांसप्लांट है। इनको हम इन डिटेल देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो मेनली टॉपिक इज़ किडनी प्रॉब्लम्स एंड दियर क्योर्स। किडनी प्रॉब्लम्स एंड दियर क्योर्स। किडनीज़ के अंदर से बाज़ औक़ात प्रॉब्लम फूटती है, बाज़ औक़ात किसी बैरूनी रीज़न से भी किडनी प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो मेनली किडनी प्रॉब्लम्स में जो है वो किडनी स्टोन्स और दूसरे नंबर पे किडनी फेलियर। किडनी स्टोन्स गुर्दे की पथरी और किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, गुर्दे का फेल हो जाना। तो हम पहले देखते हैं किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। बाज़ औक़ात किडनीज़ के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, मिनरल्स डिपॉज़िट हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, जिसको गुर्दे की पथरी कहा जाता है, जिससे गुर्दे के अंदर जो नालियां हैं वो बंद हो जाती हैं, यूरीटर बंद हो जाता है, जिससे शदीद पेन होता है और किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करने से कासिर हो जाता है। किडनी स्टोन्स कहलाता है। किडनी स्टोन की कॉजेज़ क्या हैं, हम देखेंगे किडनी स्टोन्स की मेन कॉजेज़ क्या हैं। 4 डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिनसे किडनी स्टोन्स पैदा होते हैं। उनमें से एक है हाइपर ऑक्सलूरिया। हाइपर ऑक्सलूरिया, लफ्ज़ हाइपर का मतलब होता है हाई या अबव, और ऑक्सलूरिया का मतलब होता है ऑक्सलेट आइंस। बेसिकली हाइपर ऑक्सलूरिया मीन्स हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट आइंस और ऑक्सलेट मिनरल्स in the urine of a patient, in the urine of a person is hyperoxaluria। याद रहे hyperoxaluria का मतलब क्या है, हाई ऑक्सलेट आइंस, हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट आइंस इन यूरिन ऑफ अ पर्सन। अगर यूरिन के अंदर ऑक्सलेट आइंस की कंसंट्रेशन हाई हो तो ख्याल किया जाता है कि उस शख्स को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, उस शख्स के किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन चुके हैं। बेसिकली ऑक्सलेट आइंस ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, टमाटोज़, ख़ासतौर पे टमाटरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्रिस्टल्स की शक्ल में ऑक्सलेट आइंस पाए जाते हैं। तो इनकी ओवर ईटिंग या ज़रूरत से ज़्यादा इनका जो एक्सेस यूज़ है उससे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की शक्ल में बनकर किडनीज़ के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, जो बेलाखिर किडनी स्टोन्स को पैदा करता है। टोटल जो किडनी स्टोन्स पैदा होते हैं उनमें से 70% जो किडनी स्टोन्स हैं वो हाइपर ऑक्सलूरिया की वजह से पैदा होते हैं। याद रहे हाइपर ऑक्सलूरिया को हाइपर ऑक्सलीमिया भी बोलते हैं। दूसरी काज किडनी स्टोन्स की दूसरी मेन काज है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन हाई और अबव, कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम आइंस, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आइंस इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन। याद रहे ऑक्सलेट आइंस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आइन इन यूरिन था, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइंस इन ब्लड ऑफ अ पर्सन। अब हाई कैल्शियम लेवल क्यों पैदा होता है, इसकी क्या रीजंस हैं। बेसिकली हाई कैल्शियम लेवल पैदा होने की रीज़न ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स है। ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स के जो
हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सेक्रीट हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रीट हो रहे हैं, जिससे बोन्स के अंदर मौजूद कैल्शियम, बोन्स के अंदर कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में एक्यूमुलेटेड होता है, जिससे बोन्स मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। तो ये जो कैल्शियम बोन्स के अंदर डिपॉजिटेड है वो पैराथायराइड हार्मोन्स उनको रिमूव करके ब्लड में शामिल करते हैं, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है। अब इससे क्या होता है, एक तो इससे सबसे ज़्यादा कैल्शियम के जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम फास्फेट वगैरह, वो किडनीज़ के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है किडनीज़ ने ब्लड को फ़िल्टर करना है, और अगर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये कैल्शियम दूसरे नेगेटिव आइंस के साथ मिलकर, जैसे फास्फेट आइंस के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाएगा, और ये मिनरल्स किडनीज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे पैदा होंगे किडनी स्टोन्स। एक तो हाइपरकैल्सीमिया किडनी स्टोन्स पैदा करेगा, एक दूसरा भी ये लास्ट करेगा, ये बोन्स को वीक करेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बोन्स के अंदर से कैल्शियम को पैराथायराइड जो हार्मोन्स हैं वो रिमूव कर करके वो ब्लड के अंदर शामिल करेंगे, तो ब्लड हाई लेवल ऑफ कैल्शियम से किडनी स्टोन्स पैदा होंगे, और दूसरा बोन्स वीक होंगी। तीसरा जो ब्रेन और हार्ट के फंक्शंस हैं इनमें प्रॉब्लम आएगी। डेफिनेटली जब ब्लड कैल्शियम लेवल हाई होगा तो ब्लड थिक होगा, ब्लड प्रेशर के इश्यूज आएंगे, जिससे ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी और हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। टोटल होने वाले जो किडनी स्टोन्स हैं उनमें से 15% जो हैं वो हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होते हैं। तीसरी काज इसकी हम देखेंगे, तीसरी जो काज है हाइपरऑक्सीलूरिया हाइपरकैल्सीमिया के बाद, वो है डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड और एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूरिक एसिड जब ब्लड फिल्टर होता है किडनीज़ में, तो किडनीज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा किडनीज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो उससे भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मिनरल्स डेपोजिशन या स्टोनी सब्सटेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो ये एक तीसरी रीज़न है। जो 10% केसेस हैं तमाम किडनी स्टोन्स के, वो यूरिक एसिड से पैदा होते हैं। एक चौथी रीज़न जो सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, या मैग्नीशियम और अमोनियम फास्फेट्स, इनकी डेपोजिशन यानी सिस्टीन की या मैग्नीशियम और अमोनियम फास्फेट्स अगर ज़्यादा हों ब्लड में तो ये भी किडनीज़ के अंदर डिपॉजिट होकर किडनी स्टोन्स पैदा करेंगे। तमाम किडनी स्टोन्स का जो 5% है वो इनसे पैदा होते हैं। तो ये हैं 4 बड़ी कॉजेज़ जो कि किडनी स्टोन्स पैदा करती हैं। अब हम देखेंगे किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट क्या है, क्योर क्या है इनका। बेसिकली 2 ट्रीटमेंट्स हैं किडनी स्टोन्स के, जिनमें से एक है सर्जिकल। एक ट्रीटमेंट ये है कि सर्जरी की जाए, किडनीज़ को खोला जाए और उनके अंदर से स्टोन्स को रिमूव कर दी जाए, जो कि ट्रेडिशनल है, ओल्ड मेथड है। और एक जदीद मेथड भी है जो कि नॉन सर्जिकल है, जिसमें पेशेंट की सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। कंप्लीट इसका नाम है एक्स्ट्रा कार्पोरियल। ये जो लफ्ज़ एक्स्ट्रा कार्पोरियल है, एक्स्ट्रा का मतलब है आउट ऑफ, कार्पोरियल का मतलब है बॉडी। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब ये शॉक वेव्स कौन सी होती हैं? बेसिकली एक्स-रेज़ और अल्ट्रासाउंड जो रेज़ हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग हैं, ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके स्टोन्स को ब्रेक करने की सलाहियत रखती हैं, तो इनको शॉक वेव्स कहते हैं। एक्स-रेज़ और अल्ट्रासाउंड जो रेज़ हैं ये शॉक वेव्स कहलाएंगी। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये जो लफ्ज़ लिथो है इसका मतलब स्टोन और ट्रिप्सी का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन्स का, जिसको हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में बॉडी के बाहर से एक्स-रेज़ या अल्ट्रासाउंड रेज़ पैदा की जाती हैं, ये किडनी स्टोन्स के ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं, बॉडी के अंदर ही
किडनीज़ के अंदर ही किडनी स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं। जब वो किडनी स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं तो वो यूरिन के साथ बारीक ज़रात की शक्ल में, पार्टिकल्स की शक्ल में बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। किडनीज़ के अलावा यूरेटर स्टोन्स भी हो सकते हैं, और यूरेटर स्टोन्स के अलावा गाल स्टोन्स, जिसको गाल ब्लैडर के अंदर यानी पित्ता जो होता है उसके अंदर भी अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए तो गाल स्टोन्स पैदा हो सकते हैं, यानी पित्ते की पथरी यूरेटर्स के अंदर हो सकते हैं, और किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। दूसरा जो मेन किडनी प्रॉब्लम है वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, व्हाट इज किडनी फेलियर? अब डिफरेंट पैथोलॉजिकल रीज़न हो सकती हैं। पैथोमीन डिजीज़, पैथोलॉजिकल रीजंस मीन कि एक शख्स पेशेंट था, हार्ट पेशेंट था या डायबिटिक था, और वो बहुत सारी मेडिसिन खाता था, ड्रग्स लेता था, तो वो ड्रग्स ने किडनी को मुतासर कर दिया, तो पैथोलॉजिकल रीज़न। या केमिकल रीज़न हो सकती हैं। केमिकल रीज़न मीन कोई शख्स ड्रिंकर है, वो अल्कोहल पीता है, तो अल्कोहल एक केमिकल है, वो भी किडनी फेलियर का सबब बन सकता है। अब अगर किडनी फेलियर हो जाए तो इट मीन्स बोथ द किडनीज हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग, दे आर परफॉर्मिंग नो मोर फंक्शन। सो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें से एक हाइपरटेंशन है। अगर यूरिया ना रिमूव हो, किडनी फेल हो जाए, तो सबसे बड़ा जो इशू है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर पैदा होगा, जिससे बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, इससे अनीमिया पैदा हो सकता है। अनीमिया का मतलब लो अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स और लो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया यानी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टूवर्ड्स द टिश्यूज़ वो पैदा हो सकती है किडनी फेलियर की वजह से। तो इसलिए अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट जो है किडनी फेलियर का वो भी दो तरीक़ों से किया जाता है। एक है आर्जी ट्रीटमेंट, टेम्परेरी ट्रीटमेंट, और एक है परमानेंट ट्रीटमेंट। टेम्परेरी जो है वो है डायलिसिस। लफ्ज़ डायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग, यानी सफाई। अब डायलिसिस दो तरीक़ों से होती है, उनमें से एक तरीका है हीमोडायलिसिस का। लफ्ज़ हीमो का मतलब ब्लड, और लफ्ज़ डायलिसिस का मतलब क्लीनिंग। क्लीनिंग द ब्लड यानी ब्लड की सफाई। अब किडनीज़ हो चुके हैं एक शख्स के फेल, वो किडनी पेशेंट है, तो सबसे पहला ये कि वो डायलिसिस करवाएगा, वो हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पर उसका डायलिसिस किया जाएगा। डायलिसिस का जो पहला और ज़्यादा मुस्तअमल तरीका है वो है हीमोडायलिसिस, यानी ब्लड की सफाई, गुर्दे का काम मसनूई गुर्दे के इस्तेमाल से। इसके लिए बेसिकली एक मशीन होती है जिसको डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, मसनूई गुर्दा। ये जो डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी है, बेसिकली ये एक मशीन है। मैं थोड़ा सा इसको ड्रा करके दिखाऊंगा। फ़र्ज़ करें ये है, तो इसके अंदर इस तरीके से ये आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं। अब देखें, एक शख्स है, उसके बाजू से हम ब्लड निकाल रहे हैं और ब्लड यहाँ पे दाखिल कर रहे हैं। इसके अंदर ब्लड चलेगा, ब्लड मूव करेगा, और यहाँ से ब्लड को निकाल के दोबारा उस शख्स के आर्म के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। ये जो इधर एरिया है, यहाँ पे होगा डायलाइजिंग फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। बेसिकली सारा जो कमाल है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड का है, और इसके अंदर ब्लड जो है वो रन करता है। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये बारीक सी झिल्ली है, ये बेसिकली सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू एंड स्टॉप्स अदर्स। जैसा कि ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स को नहीं रिमूव होने देगी, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड में, जैसा कि मैंने कहा डायलाइजिंग फ्लूइड में की कंपोजिशन कुछ ऐसी होती है, इसके अंदर वो कंपोजिशन शामिल की जाती है, वो सब्सटेंसेस शामिल किए जाते हैं जो ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को ऑस्मोसिस के अमल से यानी पैसिव मूवमेंट के अमल से
निकाल लेते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव कर लेते हैं और उस जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड उसे रिमूव कर लिया जाता है। इस तरह एक शख्स का जो ब्लड है वो साफ़ हो जाता है। ये वीक में ट्वाइस आलमोस्ट करवाना पड़ता है, 2 मरतबा करवाना पड़ता है और 1 मरतबा हीमोडायलिसिस के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जो दूसरा डायलिसिस का तरीका है उसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें क्या किया जाता है, ये घर पर भी किया जा सकता है, थोड़ा सा ईजियर है, लेकिन इसको दिन में रिपीट करना पड़ता है कई मरतबा। पेरिटोनियम क्या है? एक कैविटी होती है हमारी बॉडी कैविटी, यानी हमारी बॉडी वॉल है और अंदर आर्गन्स हैं, इनके दरमियान एक कैविटी है जिसको बॉडी कैविटी या सिलोम कहते हैं, समटाइम्स पेरिटोनियम भी कहते हैं। उस पेरिटोनियम की जो इनर वाल है, जो अंदर वाली साइड पे, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। वो एपिथेलियम वाल है, वो थिन है और उसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, एक बारीक सी नाली की मदद से, जिस नाली को बोलते हैं कैथीटर, एक बारीक सी नाली की मदद से इस डायलाइजिंग फ्लूइड को उस शख्स के एब्डोमेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब पेरिटोनियम के वाल जो है वहाँ पर मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, ब्लड सप्लाई मौजूद है और वो थिन है। वहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा जो हमने दाखिल किया, और फिर हम उस डायलाइजिंग फ्लूइड को इसी कैथीटर की मदद से बॉडी से रिमूव कर लेंगे और इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये घर पर एक शख्स खुद भी कर सकता है, तो बट इसके लिए जो है ये रिपीटेड करना पड़ता है पेरिटोनियल डायलिसिस। जैसे कि मैंने कहा, डायलिसिस एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, एक आर्जी इलाज है, परमानेंट नहीं है। शख्स को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो गुर्दे अगर मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी फेलियर, एंड स्टेज किडनी फेलियर, एंड स्टेज किडनी फेलियर को हम यूरीमिया भी बोलते हैं। Uremia means the kidneys are completely failed. Their function has totally stops. They are no more performing any function. अब इनका जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको रीनल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। द वर्ड रीनल मीन्स किडनीज। अब ट्रांसप्लांट क्या है? गुर्दा तब्दील करना। आमतौर पे किसी करीबी रिश्तेदार का गुर्दा लगाया जाता है। बेसिकली पेशेंट और डोनर, जो डोनर है, जो किडनी डोनेट कर रहा है, और रेसिपिएंट, इनमें कुछ चीज़ें सबसे पहले देखी जाती हैं। एक तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज़ भी मैच होनी चाहिए। तो डोनर का किडनी रिमूव करके एक पेशेंट के किडनी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है। उस से जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है वो जोड़ दी जाती है उस शख्स के साथ, और उसकी जो यूरेटर है वो लगा दी जाती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो इस तरीके से ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक शख्स खुश व खुरम और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टिश्यू रिजेक्शन ना हो। व्हाट इज़ दिस टिश्यू रिजेक्शन? आमतौर पे जैसे कि मैंने कहा कि एक डोनर और रेसिपिएंट की ब्लड कंपोजिशन, टिश्यू कंपोजिशन और ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो जो रेसिपिएंट यानी जो पेशेंट था, उसकी बॉडी इस नए किडनी को फॉरेन बॉडी समझेगी और इसको इम्यून सिस्टम इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा और इस नए टिश्यूज़ को या इस किडनी के टिश्यूज़ को रिजेक्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे नया लगाया जाने वाला किडनी भी फेल हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू रिजेक्शन। ये थे हमारे डिफरेंट टॉपिक्स जिसमें हमने देखा किडनी स्टोन्स या रीनल कैलकुलाई। किडनी स्टोन्स को रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं। रीनल मीन किडनी, कैलकुलाई मीन्स स्टोन्स, राइट। और किडनी फेलियर को रीनल फेलियर भी कहते हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स हमने देखे और फिर हमने इनके क्योर्स देखे। हमने देखा किडनी स्टोन्स की 4 काजेज़ हैं। इसमें हाइपर ऑक्सैलूरिया है, हाइपर कैल्सीमिया है और यूरिक एसिड डेपोजिशन है, सिस्टीन और मैग्नीशियम या अमोनियम फास्फेट। इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं, एक सर्जिकल एक नॉन सर्जिकल, जिसमें एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यानी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट शामिल है। फिर हमने किडनी फेलियर या रीनल फेलियर देखा। अगर किडनी फेलियर हो जाए तो हाइपरटेंशन, अनीमिया, ब्रेन और हार्ट डैमेज इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं, वन इज़ टेम्परेरी डायलिसिस, अदर वन इज़ परमानेंट विच इज़ द ट्रांसप्लांट। तो ये 2 तरीका इलाज है। डायलिसिस की फर्दर 2 टाइप्स देखी, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।